नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज डेट है 1 ऑफ मई, तो आज जान रहे हैं कि देखते देखते आप लोग ने एक मंथ फिर से कंप्लीट कर लिया 2023 का। अप्रैल मंथ कंप्लीट हो गया दोस्तों, और हम आज 1 ऑफ मई में आ गए हैं। आप देख रहे हैं ना, अभी ऐसा लग रहा है कल ही हम लोग अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे थे 2023 का, और देखते देखते 2023 का 4 महीने पूरे हो और अब हम आ गए हैं मई। आपको पता है मई काफी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि अब आपकी एग्जामिनेशन जो है अब वो शुरू हो जाएगी। इस मंथ में हम देखें तो यूपी पीसीएस का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है। तो देखिए काफी एग्जाम है। जिन लोगों ने जीडी क्वालिफाई किया है उन लोगों के देखिए इस समय फिजिकल जो एग्जाम वो भी चल रहे हैं। तो आपको देख रहे हैं कि हर अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मंथ स्टार्ट हो गए हैं उन लोगों के लिए जो सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो लगातार अपने प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जोर शोर से अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत ही कम दिन रह गए आपके एग्जाम के लिए, और इसी के साथ साथ हम आपके सामने लेकर के आए 2 दिनों के करंट अफेयर को, 30 अप्रैल और 1 मई की, ठीक है। जैसा कि कल संडे था और मैं उम्मीद करती हूँ संडे का दिन आप लोगों ने काफी अच्छे से यूटिलाइज किया होगा, पूरे अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, रिविजन किया होगा जो कुछ भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। और आते हैं इसी के साथ साथ अपने करंट अफेयर की क्लास में। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, क्या ये आपका करंट अफेयर पीसीएस के लिए जो है सफिशियंट होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप वनडे एग्जाम ही कर रहे हो सिविल सर्विसेज के, उसमें ये करंट अफेयर आपको काफी ज्यादा जो है हेल्प करेगा। क्योंकि जैसा कि मैं सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताती हूँ, बहुत बच्चों को उससे भी इश्यूज हो जाते हैं, अरे काफी ज्यादा बता रहे हैं। नहीं, मैं हर एक चीज को टारगेट करती हूँ। अगर आप वनडे के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो भी आपको वहां से फैक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ से, और अगर आप यूपी पीसीएस वगैरह के एग्जाम में भी जा रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से हेल्प कर जाएंगी। तो ये क्लास आपके लिए हर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जो है हेल्प करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ कि आज की डेट में हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पुष्करालु महोत्सव मनाया जा रहा है? तो पुष्करालु महोत्सव दोस्तों किस शहर में मनाया जा रहा है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो लोग देखिए जिन्हें आंसर आ रहा है वीडियो को पॉज करके आंसर देते रहे। और इसका करेक्ट आंसर इज बी, वाराणसी शहर में। दोस्तों, वाराणसी जानते हैं उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी, जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो ये 12 दिवसीय ये महोत्सव है, पुष्करालु महोत्सव, इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। पुष्करालु महोत्सव का आयोजन कहाँ दोस्तों? वाराणसी। ये देखा जाए पुष्करालु पर्व को देखिए किस नाम से जाना जाता है? गंगा पुष्करम के नाम से जानता है। गंगा जी के जो है गंगा जी के किनारे इसका आयोजन किया जाता है, और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि तेलुगु भाषा में इसको पुष्करालु कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पुष्करा या फिर पुष्कर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये देखा जाए ऐसा ये त्योहार है, इस महोत्सव की बात करें तो ये हर साल देखिए प्रत्येक जो है हर साल नहीं प्रत्येक 12 वर्ष में ग्रहों के गोचर के विशेष संयोग के कारण आता है। तो जो ये ग्रहों का संयोग होता है उन पे जो है विशेष अवसर पे इस त्योहार का, इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार देखा जाए जितना दोस्तों की जितनी हमारे देश में हमारी जो नदियां हैं, जो पवित्र नदियां हैं, उन नदियों से, ठीक है, प्रत्येक नदी जो है किसी एक राशि से जुड़ी हुई, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो महोत्सव है पुष्करालु महोत्सव वो तब मनाया जाता है जब बृहस्पति ग्रह जो है वो एक राशि से जब दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो उस समय जो है इस पर्व की, इस महोत्सव की शुरुआत होती है। पुष्करालु की बात की जाए दोस्तों तो ये जो पुष्करालु है ये सबसे पवित्र अवधियों में से एक माना जाता है। और इसमें देखा जाए चूंकि गंगा किनारे होता है तो यहाँ पे गंगा भी पवित्र नदी है, गंगा सरस्वती यमुना इन सारी नदियों के किनारे, तो इसमें भक्त जो है वो डुबकी लगाने के लिए विभिन्न पवित्र नदियों में वो जाते हैं, ठीक है, पुष्करालु महोत्सव के दौरान। तो अभी ये देखा भारत देश पुष्करालु महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। आइए कुछ और भी महोत्सव के बारे में बात कर लेते हैं। या यहाँ पे देखिए विज्ञान, वैश्विक विज्ञान और तारामंडल केंद्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों कहाँ? राजस्थान के कोटा में। और भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि अवार्ड से रिलेटेड है। अभी हाल ही में देखा जाए तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड का जो है घोषणा की गई है, और इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न आपसे ये कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को
को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है। तो फिल्म फेयर अवार्ड का ध्यान रखिएगा, 2023 में 68वां संस्करण था और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इस अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। ठीक है, तो गंगूबाई काठियावाड़ी को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 68 में फिल्म फेयर अवार्ड में। इस फिल्म की बात करें दोस्तों तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे यानी कि ये संजय लीला भंसाली जी थे और इस फिल्म में जिन लोगों ने देखी होगी उन्हें पता है कि इस फिल्म की जो मुख्य भूमिका जो लीड रोल में थी वो अभिनेत्री आलिया भट्ट थी। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें पूछा गया है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है किसे दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड में। तो इस वर्ष देखा जाए तो राजकुमार राव को दिया गया है, उनकी फिल्म थी बधाई दो, उसके लिए इनको ध्यान रखिएगा ये अवार्ड दिया है। और इन्हीं की जो साथ में जो अभिनेत्री थी, ठीक है, उन्हें देखिए कौन सा अवार्ड दिया गया था, बेस्ट सपोर्टिंग डायरेक्टर जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो है अवार्ड दिया गया था। वही बेस्ट एक्टर का जो है एक्ट्रेस की बात करें फीमेल में तो ये अवार्ड भी आलिया भट्ट को जाता है उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। और वही बेस्ट डायरेक्टर आपसे पूछ दिया जाए तो इस फिल्म में जो है इस बेस्ट डायरेक्टर का जो खिताब जीता है वो संजय लीला भंसाली ने जीता है। किस फिल्म के लिए दोस्तों? गंगूबाई काठियावाड़। तो गंगूबाई काठियावाड़ के डायरेक्टर, उसकी एक्ट्रेस और साथ ही साथ उस फिल्म ने देखा जाए तो 3 अवार्ड हमें देखने को मिल रहा है। गंगूबाई काठियावाड़ पूरे जो है इस फिल्म फेयर अवार्ड में जो है छाया रहा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते, थोड़ा बहुत और भी देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन ज्यादातर प्रश्न इसी में से पूछेगा। अगला प्रश्न है कि किस शहर ने शहरों की मुख्य धारा की जलवायु कार्रवाई में मदद करने के लिए सम्मेलन की मेजबानी की है? तो शहरों की मुख्य धारा की जलवायु कार्रवाई में मदद करने के लिए किस शहर ने दोस्तों मेजबानी की है, ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु ने इसका जो है किया। जैसा कि आपको पता है भारत इस साल जो है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 की अध्यक्षता के तहत बहुत सारे प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों को चुना गया है। तो इसी के तहत यानी कि G20 प्राथमिकताओं को स्वरूप प्रदान करने के लिए और साथ ही साथ देखा जाए भारत और उसके बाहर यानी कि अन्य देशों में जो जलवायु कार्रवाई हो रही है उस जलवायु कार्रवाई करने के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए एक ध्यान रखिएगा शहरों में जलवायु कार्रवाई मुख्य धारा विषय पर एक चर्चा हुई है। इसमें देखा जाए तो इस चर्चा में चूंकि जो आयोजन हुआ इस मंच का दोस्तों वो बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ है। और यहाँ पे हम देखें तो इसमें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय साझेदार जो है इस मंच पर उपस्थित थे। वही देखा जाए यहाँ पे तो इस दौरान देखा जाए इस सम्मेलन के दौरान देखा जाए जो 6 मौजूदा शहरी, ठीक है, 20 अर्बन प्राथमिकता वाले क्षेत्र है उनमें से 3 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पे चर्चा किया गया, जो कि यहाँ पे अर्बन जो है शहरी 20 अर्बन यानी कि अर्बन 20 प्राथमिकता के 6 क्षेत्रों पे बात थी और इसमें 3 क्षेत्रों पर चर्चा किया गया। इस सम्मेलन कौन कौन से? एक तो जलवायु जो कार्यक्रम हो रहा है, जो भी कार्रवाई चल रही है उसमें जो वित्त है उसमें तेजी लाना, बिना वित्त के तो कोई चीज हो नहीं सकती, टेक्नोलॉजी है सारी चीजें, तो जलवायु कार्रवाई से लड़ने के लिए जो वित्त है उसमें तेजी लाना। इतना ही नहीं दोस्तों, जल सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना और पर्यावरणीय रूप से जो उत्तरदायी व्यवहार है लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित करना। देखिए ग्लासगो सम्मेलन में इसके लिए लाइव जो है एक इनिशिएटिव पहल चलाई गई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाइव, ठीक है, ग्लासगो जब वो स्कॉटलैंड में हुआ था ग्लासगो में, ठीक है, COP26, तो उस दौरान लाइव जो कि क्या था, पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी व्यवहार करना, उसको प्रोत्साहित करने के लिए इन 3 विषयों पर जो है चर्चा किया गया इस सम्मेलन में। सम्मेलन में देखा जाए तो इसका जो आयोजन किया गया है बेंगलुरु में और किसके द्वारा, तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से C40 सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप के द्वारा जो है इस पूरे सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, आइए और भी बात कर लेते हैं, चूंकि बेंगलुरु कर्नाटक की, ठीक है, कैपिटल है और हम देखते हैं कर्नाटक से संबंधित कुछ और भी तथ्य, जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक में मांड्या में गंगा डेयरी का उद्घाटन किया है। ठीक है, वहीं देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारवाड़ में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो किस राज्य के धारवाड़ क्षेत्र में? तो कर्नाटक के धारवाड़ में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा रखी गई। ठीक है, आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे दौड़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित देश के पहले गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन बने हैं? कौन बन गया है दोस्तों? ये कहां पे है, किस राज्य में स्थित है? तो ये है, ध्यान रखिएगा, नागालैंड में। ठीक है,
तो यहाँ पे ये देखा जाए जो एल मुरुगन है जो कि राज्य मंत्री है किससे दोस्तों, सूचना और प्रसारण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं एल मुरुगन। इन्होंने ध्यान रखेगा नागालैंड के फेक जिले का क्या किया है, दौरा किया है, और ऐसा करने वाले ये पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो ऐसे पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने भारत म्यांमार सीमा पर स्थित देश के इस पहले गांव का, कौन से गांव का, फेक गांव का इन्होंने क्या किया है, दौरा किया है। ठीक है, और इसी दौरे के दौरान इन्होंने यानी कि जो केंद्रीय मंत्री मुरुगन है उन्होंने भारतीय सीमा, ठीक है, यहाँ पे भारत म्यांमार सीमा का दौरा किया और वहां पे जो कुछ भी वर्तमान स्थिति है इन सबका क्या किया, उन्होंने जायजा लिया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा अपने भाषण के दौरान कि इस गांव में, फेक का गांव में देखा जाए जब द्वितीय विश्व युद्ध था तो उस समय जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इस गांव में रुके थे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नागालैंड की। नागालैंड देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और 7 सिस्टर्स में से एक है। असम से अलग होकर के नागालैंड एक अलग राज्य बना। कब बना दोस्तों, 30 नवंबर 1963 को बना। राजधानी की बात कीजिए दोस्तों तो कोहिमा है। ला गणेशन यहाँ के गवर्नर है और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। और ये देख लीजिए भारत का नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, 7 सिस्टर्स हैं ये, और इसमें आपको दिखाई देगा नागालैंड। दोस्तों नागालैंड की एक अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, बाकी राज्यों से लगती सीमा है। राज्यों में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा देश, तो यहाँ पे मणिपुर से, फिर असम, फिर यहाँ पे बात करेगा अरुणाचल प्रदेश। इन 3 राज्यों से नागालैंड की सीमा लगती है और म्यांमार से एक अंतरराष्ट्रीय सीमा नागालैंड की लगती है। नागालैंड से रिलेटेड कुछ और भी न्यूज है जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न की। जनवरी 2023 में नागालैंड में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया। ठीक है, तो ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड में मनाया गया। वही देखा जाए अप्रैल, इसी महीने देखा जाए इस महीने की शुरुआत में यानी कि जो पिछला महीना बीता अप्रैल में 4-5 मई को देखा जाए तो जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में वहां पे G20 बिजनेस समिट 2023 का आयोजन किया गया। कुछ और भी तथ्य देख लेते जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, जैसे कि नागालैंड की जनजातियां कौन कौन सी हैं। अंगामी, आयो, चंखेशांग, कुकी, रेगमा, चांग, लोस। वही देखा जाए लोक नृत्य की बात किया जाए तो दिहाई, नूरालीप, रेंगमा, युद्ध नृत्य, कुर्सी नगा आदि। और यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल भी ये नागालैंड में मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि मंत्रालय से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सुप्रीम पहल शुरू की है, तो सुप्रीम पहल जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है सुप्रीम पहल शुरू की है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सुप्रीम का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट। ये सुप्रीम पहल है जिसकी शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा ये अपनी तरह का सरकार के द्वारा शुरू किया गया ये पहला कार्यक्रम है। और ये देखिए जो मौजूदा विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा, ठीक है, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी जो है उसके लिए कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने हेतु मरम्मत, उन्नयन, रख रखाव, रेट्रोफिटिंग या फिर अतिरिक्त संलग्न प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता जो है प्रदान करता है ये कार्यक्रम, ये पहल। ये जो वित्तीय सहायता है दोस्तों ये ध्यान रखिएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो है ये मान्यता प्राप्त जो संस्थानें हैं, ठीक है, ऐसी सुविधाओं के लिए सुप्रीम पहल के तहत धन हेतु आवेदन किया जा सकता है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा कि ये सुप्रीम जो पहल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मैनेजमेंट, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इज ए है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए है। तो यहाँ पे दोस्तों ये गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, कौन कौन से जिले, तो मंदसौर और नीमच जिलों में ये फैला हुआ है। और ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सीमा जो राजस्थान में लगती है
तो वहां पे जो ये स्थित है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। इसे वन्यजीव अभयारण्य कब किस वर्ष सूचित किया गया दोस्तों? 1974 में किया गया था। और इस अभयारण्य के बीचों बीच से एक नदी बनती है दोस्तों, चंबल नदी। चंबल नदी जो कि गांधी सागर अभयारण्य है उसके बीचों बीच से बहती है और इसको दो भागों में विभाजित करती है। अभी देखा जाए हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं गांधी सागर अभयारण्य के बारे में, तो जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये बात कही है कि अब जितने भी जो अगले 6 महीने में जितने भी चीते आएंगे जो है, ठीक है, चीता आएगा, उसको क्या करेंगे दोस्तों, इसी निवास स्थान में, इसके लिए एक नया निवास स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। किसे दोस्तों? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जो चीता आ रहे हैं कहाँ से दोस्तों? नामीबिया से आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं। और इसके पहले दो खेप आ चुकी है। पहले में 8 आई थी, दूसरे में 12 आई थी। और हमने ये भी देखा था दोस्तों कि यहाँ पे साशा नाम की जो पहली जो यहाँ पे जो चीता थी उसकी क्या हो गई थी दोस्तों? डेथ हो गई थी। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि अभी हाल फिलहाल में देखिए अभी दूसरा भी जो चीता है उसकी भी डेथ हुई है, तो हमें ये भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब जो है, जो कि ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कुन्नू नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पे जो है अब इतना जो है संख्या जो है चीतों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं बचेगी। इसलिए अब उसके लिए दूसरी जगह जो है वो हमें उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करना होगा। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को जो है सुनिश्चित किया है कि अब जो अगली जो खेप आएगी, ठीक है, अगले 6 महीने में चीतों की, तो उसको जो है इस गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में रखा जाएगा। ठीक है, आइए मध्य प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, कुन्नू नेशनल पार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी फिलहाल चर्चा में था। वहीं ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, फिर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे जो है उद्यान आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है? ठीक है, तो फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है किस राज्य सरकार के द्वारा जो है वो पारित किया गया? किस राज्य की विधानसभा द्वारा? ये किया गया तमिलनाडु के। ठीक है, तो यहाँ पे जो तमिलनाडु की विधानसभा है उसने अभी हाल ही में, ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है। और इसमें कार्य करने के जो घंटे थे उनको बढ़ा दिया गया है। जो कारखानों में जो श्रमिक हैं उनकी दैनिक कार्य की जो शिफ्ट है वो बढ़ा करके 8 घंटे से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 12 घंटे। या फिर वो ये कहा गया है कि अब वो सप्ताह में सिर्फ 4 दिन काम करेंगे और उनको 3 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है, तो यानी कि बाकी जो 3 दिन के लिए जो छुट्टी होगी उसके लिए भुगतान किया जाएगा। छुट्टी, ओवर टाइम, वेतन आदि पर जो है मौजूदा नियम नहीं बदलेंगे। जो कुछ भी मौजूदा नियम है वो नहीं बदले जाएंगे, बस समय के घंटे को बढ़ा करके छुट्टियों के दिन क्या करा जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। तो 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो छुट्टियां पहले देखिए सैटरडे एंड संडे होती थी, अब फ्राइडे टू संडे जो है वहां पे छुट्टियां दी जाएंगी श्रमिकों को और इसके लिए उनका पूरा वेतन भी दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित कुछ और भी तथ्य जो भी हाल फिलहाल में करंट में थे। जैसे कि तमिलनाडु का देखिए एक मनामदुरई मिट्टी का बर्तन है जिसको भी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है। आप देखिए मनामदुरई जो पोट्री है उसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। वहीं देखा जाए मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा कौन सा दोस्तों? तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने छात्रों के लिए, ठीक है, पुधुमाई पेन योजना शुरू की है। तो पुधुमाई पेन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तमिलनाडु। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस संस्था ने भविष्य की महामारियों के लिए तैयारी के लिए पीआरईटी, ठीक है, प्रेट पहल शुरू किया है। तो ये भविष्य में कोई और महामारी आए उसके लिए पहले से बेहतर तैयारी रहे, इसके लिए एक पहल शुरू की गई है, प्रेट पहल। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे माफ करिएगा, विश्व बैंक नहीं है, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। यहाँ पे WHO ने, ध्यान रखिएगा, प्रेट यानी कि प्रिपेयर्डनेस एंड रेसिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। तो किसी भी तरह का इमर्जिंग थ्रेट मतलब उभरता हुआ कोई भी ऐसी चुनौती, कोई भी ऐसी महामारी जो भविष्य में आ सकती है उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहे, उसके प्रति पहले से, ठीक है, रेसिलियंस रहे। इसलिए जो है ये पहल शुरू किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। यह पहल देखिए क्या करेगा, भविष्य में कोई भी अगर महामारी आती है तो उसके प्रकोप से दुनिया को बेहतर तरीके से जो है
तैयार करने के लिए शुरू किया गया है कि अगर कोई भी, जैसे अभी पेंडेमिक आया, ठीक है, कोरोना आया, तो लोग पहले से प्रिपेयर नहीं थे तो उसके बहुत हानि हुई। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा फिर से कोई पेंडेमिक आता है तो लोग पहले से प्रिपेयर है, तो इतनी लॉस नहीं देगी जितना अभी कोविड के दौरान हुआ है। यहाँ पे जो यहाँ पे प्रेट जो है ये वर्तमान में किसको फोकस करेगा, तो जो रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, जो बहुत तेजी से फैलने वाले वायरस होते हैं, उन पर ये ज्यादा फोकस करेगा। इस पहल की जो शुरुआत की गई है, और जैसा कि अभी हाल फिलहाल में देखिए बैठक हुई थी फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन, उसके लिए एक वैश्विक बैठक का आयोजन किया गया था 23 से लेकर के 26 अप्रैल तक। कहाँ दोस्तों, जेनेवा के, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजन किया गया था। और इसी वैश्विक बैठक के दौरान जो है इस पहल की शुरुआत की गई है। यहाँ पे प्रेट पहल की बात करें, देखिए क्या करेगा, महामारी की तैयारी में लोगों की मदद करेगा। ये देशों को स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया क्षमता और क्षमताओं को मजबूत करने में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो ये देखिए प्रेट जो है पहल शुरू किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, उसकी ये विशेष माफ करिएगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, ये किस वर्ष और किस डेट को एस्टेब्लिश हुआ था, क्या वो डेट इंपॉर्टेंट है, जिस डेट को ये एस्टेब्लिश हुआ उस डेट को हम किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और वर्तमान में जो इसके चीफ है, महानिदेशक है, वो कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों की किस IIT के शून्य दल ने अमेरिका में आयोजित सोलर डीकैथनॉल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए यहाँ पे सोलर डीकैथनॉल प्रतियोगिता था, अमेरिका में आयोजन किया गया, और यहाँ पे एक ही मात्र जो है IIT भाग ली थी, IIT बॉम्बे, और उसे दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दल का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शून्य दल, ठीक है, शून्य नहीं, शून्य दल है। IIT बॉम्बे के शून्य दल ने अमेरिका में जो है एक अपने नए नवाचार, क्या है दोस्तों, शून्य ऊर्जा भवनों की डिजाइन तैयार कर सौर ऊर्जा डीकैथनॉल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। शून्य दल का उद्देश्य क्या है दोस्तों, माफ करिएगा, तो उद्देश्य क्या है दोस्तों कि नवयुवक छात्रों द्वारा शहर में रहने वाले लोगों के लिए टिकाऊ भवन के निर्माण की डिजाइन तैयार करना। तो जितने भी नवयुवक जो छात्र हैं वो शहरों में रहने के लिए ऐसा जो शून्य ऊर्जा का उत्सर्जन करे, हीट कम हो, आराम से जैसे रह सके शहरों में, तो उसके लिए ऐसे मकानों की डिजाइन करना ये शून्य दल का उद्देश्य है। इस तरह के डिजाइन किए गए मकानों से मुंबई जैसे गर्म और उमस भरे शहरों में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी, ठीक है। इस प्रतियोगिता में देखा जाए दोस्तों तो लगभग विश्व के 32 छात्र दलों ने भाग लिया, और एकमात्र जो भारत से एकमात्र IIT बॉम्बे ने भाग लिया था, शून्य दल एकमात्र दल ने भाग लिया था, तो इसमें भाग लिया था और वो सेकंड जो है स्थान पे थे। आइए कुछ और भी संस्थाओं से संबंधित कुछ न्यूज है, जैसे कि अभी तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिषद स्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा दोस्तों, IIT मद्रास के द्वारा। वहीं देखा जाए भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव, क्या नाम है, सारंग 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया, IIT मद्रास में किया गया। वहीं देखा जाए IIT मद्रास ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या नाम है, भरोस, उसका जो है उसको विकसित किया है। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑफलाइन क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इस महीने में ऑफलाइन क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी होने वाला है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप। कितने देश है दोस्तों, 4 मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, अमेरिका, और उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों ये ऑफलाइन क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये बात जो है ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है 24 मई को ये सिडनी में जो ऑफलाइन आयोजित होने वाला है क्वाड शिखर सम्मेलन, और ऑस्ट्रेलिया इसके जो है मेजबानी करेगा। तो ऑफलाइन क्वाड शिखर सम्मेलन जो है सिडनी में होगा, ठीक है, 24 मई को होगा, ये बात बताई है ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने। इसमें देखा जाए कौन कौन उपस्थित होगा, जैसा कि 4 मेंबर्स हैं, तो उनके जो लीडर्स हैं यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमो किशिदा, और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इसमें शामिल होंगे। वही बात किया जाए, अल्बनीज ने यह भी कहा है कि क्वाड देखिए उसके बारे में बताया इन्होंने, विशेषता है कि खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है, जो संप्रभुता का सम्मान करता है और सभी के लिए सुरक्षा और विकास जो है सुनिश्चित करता है, ठीक है। ठीक, क्वाड के बारे में विशेषता उन्होंने बताई। तो ध्यान रखिएगा जो ऑफलाइन क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाला है।
आइए कुछ और भी देख लेते हैं संबंध जो है एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि 2023-27 में जो फुटबॉल एशियाई कप होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? सऊदी अरब करेगा। तो 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी करने की घोषणा किसने किया दोस्तों? सऊदी अरब ने। वहीं देखा जाए दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा किया किसने दोस्तों? कनाडा ने। वहीं देखा जाए यूरोप में पहली बार मासिक धर्म में छुट्टी प्रदान करने वाले कानून पारित किया है दोस्तों, किसने किया है? स्पेन की सरकार ने। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? फैक्ट्स ऑफ द डे की। समाज का सबसे पहला फैक्ट है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है किसे दोस्तों? पंकज सिंह को। अगला है अमेरिकी राज्य ने दीपावली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दिया है, तो पेंसिल्वेनिया। ठीक है, तो पेंसिल्वेनिया जो है अमेरिका का राज्य और यहाँ पे आधिकारिक रूप से जो है राजकीय अवकाश होगा, छुट्टी होगी, हॉलीडे होगा दीपावली पे। वही देखा जाए भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया दोस्तों, किस बैंक ने? सिटी यूनियन बैंक ने। देखा जाए पाकिस्तान मूल के कनाडाई स्तंभकार थे, ये देखा जाए टीवी होस्ट थे, लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, तारिक फतेह। तारिक फतेह से आप सब लोग वाकिफ होंगे। वहीं देखा जाए रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया किसे दोस्तों? ए माधव राव। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए। और मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछ रही हूँ, कारण ये है क्योंकि एग्जाम है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने बाकी चीजों को जो है रिवीजन करने में टाइम दीजिए। और फिर बाकी डेली करंट अफेयर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जाइए डाउनलोड करिए, लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में। फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।